मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। क्या है? वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखते हैं। लता मतलब ठाल अपना पेड़ को देखता है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। तो आप समझ रहे हैं कि ये पंक्ति कहाँ से आया है। तो ये आया है आपके 12वीं क्लास का हिंदी यानी अर्धनारीश्वर की से लेके आए हैं। आप सबों के अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। अर्धनारीश्वर की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपको हम आज ये क्या है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन बनने की कोशिश कर रहा है लोग। तो आज हम वहीं से आपको बताने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं आप सबों को लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो काफ़ी यानी 100 क्वेश्चन से चुन के 20 क्वेश्चन उठाए हैं और ये VVI क्वेश्चन है और आप इसको अच्छा से याद करते हैं तो आपको कम से कम इससे 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। 100 में 20 क्वेश्चन और 20 में 5 क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये आपका रिवाइजिंग है तो हो रहा है आपका, एक तरफ से हम पढ़ाने का आपको रिवाइजिंग करवा रहे हैं कि आखिर हम इतना पढ़े तो हमको क्या एग्जाम में आएगा, क्या मतलब पूछा जाएगा। तो यही सब हम आपको लेके बताने के लिए आए हैं आज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कवि के बारे में। कवि कौन है, लेखक कौन है और इसमें इस कहानी में कहा क्या गया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि ये सब क्वेश्चन जो है अच्छा से बन पाएगा आप सबों के सामने, फटाफट आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, अर्धनारीश्वर एक क्या है? निबंध है और इसको लिखने वाला कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। तो हुआ कब था? 1908 ईस्वी में हुआ था। और उनकी प्रथम जो शिक्षा हुई थी तो स्थानीय शिक्षा, प्रथम शिक्षा तो हुई थी, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में इतिहास पढ़ा और उसके बाद इतिहास में BA प्रतिष्ठा की परीक्षा पास की। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और साथ ही उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी प्रदान किया गया। और बात करते हैं यहाँ पे कि उन्हें क्या कहा जाता है कि राष्ट्रकवि भी कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जो है वो पद्म भूषण भी उन्हें दिया गया था। तो भारत सरकार के ने भी इन्हें उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और रामधारी सिंह दिनकर की बात किया जाए तो इनकी रचनाएं हैं आपका दिनकर जी की पकड़ गई और गद्य और पद्य की दोनों समान रूप से उनका रचना है। और उन्होंने दोनों विधाओं में समृद्धि प्राप्त की। और उनकी काव्य की बात किया जाए तो उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसिम रथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रसवंती, हारे की हरि, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं के काव्य थे। और गद्य की बात किया जाए तो गद्य में आता है उनका संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी और अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्य मुखी, काव्य की भूमिका, लोकदेव, नेहरू, देश विदेश इत्यादि उनके गद्य में आते हैं। और बात करते हैं भाषा शैली की तो उन्हें कौन कौन सी भाषा आती थी? तो उन्हें आती थी भाषा रचनाओं में तत्सम, तद्भव, उर्दू, अरबी, फारसी शब्द बहुत ही उन्हें मिलते थे उनकी शैली भाषाओं में। चलिए अब बात करते हैं कि अर्धनारीश्वर जो निबंध है उसमें कहा क्या गया है और मेन उसमें कहने का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर आपको पढ़ के बताएं तो समय तो बहुत लगेगा, लेकिन आपको छोटा सा हम बता देते हैं कि छोटा छोटा करके। तो इनके रचनाओं में जो है तो बुद्ध, महावीर, कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद्र जैसे संतों कवियों ने नारी की चर्चा करते हैं और नर नारी को एक दूसरे से मेल नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से जो दिनकर जी कहते हैं तो ये नर नारी क्या है, ये नर नारी उनके विचार से, किनके विचार से? तो रामधारी सिंह दिनकर के विचार से
दोनों एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, मतलब एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, इसलिए दोनों को समान मानते हैं। प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं क्षीण नारी छिपी हुई होती है। नारी केवल नर को रिझाने के लिए अथवा उन्हें प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है, जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र होता है। नर और नारी दोनों के जीवन के उद्देश्य एक हैं। क्या है? दोनों के जीवन के उद्देश्य एक हैं, इसलिए तो कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है, कभी क्या कहता है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है। क्या है? अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर भगवान और पार्वती मैया का काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष है तो आधा अंग नारी है। आधा अंग नारी होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें होती है, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं होती है, एक त्रिशूल उठाए हुए और दूसरी पहुंची हुई चूड़ियां। क्या है? एक ही मूर्ति के दो पांव होते हैं, एक जरीदार साड़ी से आवृत किया हुआ और दूसरा बागंबर यानी बाघ का छाल से ढका हुआ होता है। एक ही कल्पना का निश्चय ही शिव और शक्ति के बीच पूर्ण संबंध दिखाने के लिए रची गई होती है। तो ये आपका बता है दोनों तरफ से, दोनों साइड से नर क्या है और नारी क्या है। अर्धनारीश्वर की बात किया जाए तो यहाँ काल्पनिक की में कुछ बात का भी संकेत है कि नारी पूर्णतः रूप से समाज में है और उसमें से एक के गुण दूसरे के दोष, क्या होता है, एक के गुण और दूसरे के दोष की बात कह रहा है। आदि मानव में भी नर नारी का यह भेदभाव थोड़ा सा भी नहीं था, क्योंकि दोनों साथ साथ आखेट करते थे, आखेट मतलब शिकार करते थे। उन दोनों का बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्लभ नहीं होती थी। आहार के मामले में भी वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते थे। कब की बात कर रहे हैं? तो आदि काल की बात कर रहे हैं, आदि मानव की बात कर रहे हैं, उस समय की मानव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि इसके ही यानी आज के नारी में देखा जाए तो ये किसान पर निर्भर करता है। किसान क्या करता है, अपनी नारी को घर में रखती है और अपनी किसानी बाहर में करती है। यहाँ क्या करता है, भेदभाव कर देता है, एक दूसरे से ये देखने को मिल जाता है। तो अपना क्या करता है, इस पराधीनता के कारण ही नारी के सामने अस्तित्व का संकट आ जाता है। उस पर सुख और दुख, प्रतिष्ठा का अपना अपमान, यहाँ तक कि जीवन का परम पुरुष की मर्जी पर टिके हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नारी का भेदभाव समझ गए, नारी का। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर क्या है कि क्वेश्चन अब आते हैं क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन में स्टार्ट होता है 1 नंबर से, और ये क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहाँ से हम 1 नंबर से बात करेंगे। क्या कहता है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? आप समझ गए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या कहता है, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छिपी हुई है? यह पत्रिका का नाम है प्रभा, हुंकार, माधुरी, छात्र, सहोदर, सहोदर। क्या है? छात्र सहोदर। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, छात्र सहोदर। क्या है? दिनकर की पहली कविता का पत्रिका में छपी हुई है। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो इसमें अगर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क यानी काव्य। क्या है? काव्य है। चलिए आप बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या कहता है, दिनकर की लगभग कुल कितनी काव्य रचनाएं प्रकाशित हो गई? 2 दर्जन, 3 दर्जन, कुल 11, कुल 10। ये 4 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से हो जाएगा आपका कुल 11 रचना इनकी क्या हुई, प्रकाशित हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बात करते हैं क्या, अगर 5 में दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? तो हम बात करेंगे संस्कृति के 4 अध्याय में क्या क्या और आता है। तो संस्कृति के 4 अध्याय गद्य में है। गद्य यहाँ पे कहाँ पे है, तो गद्य विधा यहाँ पे है। और गद्य विधा में क्या क्या आता है? संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्य मुखी काव्य की भूमिका, लोकदेव, नेहरू, देश विदेश इत्यादि। ये कहाँ पे आता है? तो ये गद्य में आपको मिल जाएगा ये सभी नाम। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या कहता है, दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था? दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था? पहला क्या में है, राजेंद्र शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त, भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास
सम्मान पुरस्कार। तो ये मिला था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको? रामधारी सिंह दिनकर कवि को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है साथ में हम लेके आते हैं दिनकर की जी किस सभा के सांसद थे? विधानसभा, उसके बाद है आपका ये विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। ये 4 सभा का नाम दिया हुआ है और चारों सभा में आपको देखना है कि चारों में से दिनकर जी किस विधा के क्या थे? संसद से। तो ये थे आपका राज्यसभा। कहाँ पे है? तो राज्यसभा आपका यहाँ पे है, तो राज्यसभा का संसद थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होता है 8 में, दिनकर की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दिनकर की कौन रचना में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे दिया हुआ है रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो 4 ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा आपका उर्वशी। क्या होगा? उर्वशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें 9 में क्या कहता है? दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? कौन सी राष्ट्रीय सम्मान मिला था? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म पज्जा भूषण। ये 4 ऑप्शन आपका 9 नंबर में दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो पद्म भूषण कहाँ पे है? यहाँ पे है। अंतर यहाँ पे है कि यहाँ विभूषण है और यहाँ पे भूषण है, तो भूषण में देना है, विभूषण में नहीं देना है। ठीक है, और भारत रत्न जो है ये भी सम्मानित पुरस्कार, राष्ट्रीय भारतीय सम्मानित पुरस्कार नहीं है, इसलिए यहाँ पे देना है गौ नंबर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कि दिनकर किस कवि रूप में प्रसिद्ध है? दिनकर जी है जो है वो किस कवि के रूप में प्रसिद्ध है? जन कवि, राष्ट्रीय कवि, लोक कवि और आंसू कवि। ये 4 कवि का नाम दिया हुआ है, तो चारों में से आपका सही कौन सा हो जाएगा? ये राष्ट्र कवि के नाम से दिनकर जी प्रसिद्ध है। राष्ट्र कवि कहाँ पे है? तो यहाँ पे है राष्ट्र कवि। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि दिनकर कवि के साथ और क्या थे? नाटककार थे, उपन्यासकार थे, गद्यकार थे, एकांकिकार थे। तो ये 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा गद्यकार। क्या हो जाएगा? गद्यकार। दिनकर कवि के साथ और क्या थे? तो वो गद्यकार भी थे, गद्य और पद दोनों थे। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर का कौन निबंध संकलित है? ये आपका कौन सा निबंध संकलित है? प्रस्तुत पंक्ति में शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, अर्धनारीश्वर और वर पीपल। ये 12 क्वेश्चन है। 12 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा अर्धनारीश्वर। क्या कहता है? प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर की कौन सी निबंध संकलित है? ये निबंध की बात कर रहा है, और प्रस्तुत यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रस्तुत ग्रंथ है, तो इसमें आपका दिया क्या देना होगा कि अर्धनारीश्वर देना होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाई अच्छा लगा, आपको लगता है कि वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, तो हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो ठीक है, प्लीज़ आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर जो है तो वो किसका कल्पित रूप है? यानी कल्पित रूप में वो अपना रूप को किसके समान देखने को कह रहा है? तो विष्णु लक्ष्मी का, राधा कृष्ण का, इंद्रजीत का, शंकर पार्वती का। क्या है? शंकर पार्वती का। ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि चौथा ऑप्शन में ये कहा गया है कि एक तरफ पति है तो एक तरफ पत्नी है। पति पत्नी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं। एक तरफ शंकर क्या है? बाघ की छाल पहने हुए हैं, और पार्वती माँ क्या है? एक तरफ साड़ी पहने हुए हैं, और ये विकराल रूप दिखा रहा है, ये विकराल रूप नहीं दिखा रहा है। ठीक है, चलो बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में। पुरुष किस रूप का प्रतीक है? पुरुष किस रूप का प्रतीक है? पानी का, आग का, धूप का, फूल का। ओहो, कितना टॉप क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे। अब पुरुष की बात कर रहा है, अब पुरुष कह रहा है कि ये आखिर किसका मतलब ये है? रूप लेके है पुरुष। तो पुरुष किसका रूप लेके है? तो पुरुष क्या है बता देते हैं, बताने का तो मन नहीं कर रहा है। पुरुष क्या है? धूप का एक प्रतीक है। क्या है? धूप का। और पत्नी क्या है? पत्नी है आपका ठंडक का। ठंडक का किसका है? ठंडक का है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्या कहता है कि नारी किस रूप में प्रसिद्ध रहती है? धूप में का क्वेश्चन, धूप में, वर्षा में, अमावस में,
चांदनी में। तो नारी किस रूप में प्रसिद्ध रहती है? तो ये चांदनी में प्रसिद्ध रहती है। कौन? नारी। क्वेश्चन में बात करते हैं कि 16 विचार किसका प्रतीक है? विचार पति का, पत्नी का, जानवर का, प्राकृतिक का। आपका 16 नंबर में ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो विचार हमेशा क्या किसका प्रतीक होता है? तो विचार हमेशा पति का ही प्रतीक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पति का, यानी कौन नंबर। ठीक है। बात करते हैं 17 नंबर में, भावना किसके लिए प्रयुक्त है? भावना मित्र के लिए है, या पत्नी के लिए है, या प्रेमिका के लिए, या छात्रा के लिए है? तो भावना होता है वह हमेशा पत्नी के लिए ही होती है। किसके लिए होती है? पत्नी के लिए ही होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 नंबर में, क्या कहता है? कर्म क्षेत्र का किसका कब्जा चल रहा था? कर्म क्षेत्र में किसका कब्जा? शेर का, बैल का, नट का, नारी का। ये आपका 18 क्वेश्चन में है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब पूछा गया क्वेश्चन भी है, ये बार बार पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चन से घबराना नहीं है। इसका राइट आंसर देना है आपका नट का। किसका देना है? तो नट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बात करते हैं कि 19 पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है? जब नारी का रूप लेता है कौन? पुरुष लेता है नारी का रूप। ठीक है। यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ, तो बनता क्या है? देवता, राक्षस, महान, भाग्यशाली। यह आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? जब पुरुष जब नारी का रूप लेता है तो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता। क्वेश्चन में बात करते हैं 20 में, क्या कहता है कि किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो क्या बन जाती है? सुलक्षणा, सुलक्षणा, राक्षसी, गृहिणी, विदुषी। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में क्या होगा? राक्षसी। क्या बन जाती है? राक्षसी। किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है, यहाँ पे उल्टा दे दिया, वहाँ पे सीधा दिया था। यहाँ पे जब नारी नर के गुण सीखती है, जब नारी नर के, यानी नारी नर के गुण सीखती है तो क्या बन जाती है? तो ये बन जाती है आपका राक्षसी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं था दोस्तों। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और देखिए, इसमें से 5 क्वेश्चन तो आपका गारंटी है पूछेगा ही बोर्ड में, क्योंकि हम 100 में से 20 क्वेश्चन चुने हैं और 20 में से आपको 5 क्वेश्चन का गारंटी दे रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी इससे अच्छा होने वाला है आप सबों के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।